देहरादून के पास एक छोटा सा कस्बा था, नैनीताल। पहाड़ों की गोद में बसा ये शहर अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। यहीं मॉल रोड से थोड़ा हटकर एक पुराना मकान था, जिसकी दीवारों पर लिपटी हुई हरी बेलें समय की कहानी कहती थीं। इस घर में राधिका अपनी दादी अनुराधा के साथ रहती थी। राधिका 23 साल की एक जिज्ञासु युवती थी। उसके काले घुंघराले बाल और बड़ी बड़ी आंखें उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक लाती थीं। वो दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करके अपनी दादी के पास आई थी। शहर की भाग दौड़ से थककर उसे पहाड़ों की शांति बहुत भा रही थी। एक शनिवार की सुबह थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हवा में देवदार के पेड़ों की महक घुली हुई थी। राधिका ने सोचा कि क्यों ना दादी के पुराने कमरे की सफाई कर दी जाए। दादी अक्सर कहती थीं कि उस कमरे में बहुत पुरानी यादें हैं, लेकिन अब वे उस कमरे में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। राधिका ने एक पुराना सूती सलवार कमीज पहना और बालों को जूड़े में बांध लिया। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर से पुरानी लकड़ी और नमी की महक आई। कमरे में धूप आने के लिए केवल एक छोटी सी खिड़की थी। उसने खिड़की खोली और अचानक कमरा रोशनी से भर गया। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी, जिस पर नक्काशी का काम था। अलमारी के दरवाजे पर एक बेल बूटे का डिजाइन बना हुआ था। राधिका ने धीरे से अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर पुरानी साड़ियां, शॉल और कुछ डिब्बे रखे थे। जब वो अलमारी की सफाई कर रही थी, तभी उसका हाथ अलमारी की पिछली दीवार से टकराया। वहां कुछ ढीला लग रहा था। राधिका ने ध्यान से देखा तो पाया कि अलमारी की पिछली तख्ती थोड़ी हिल रही थी। उसने उसे खींचा और तख्ती हट गई। पीछे एक छोटी सी जगह थी और वहां धूल में ढकी एक किताब पड़ी थी। राधिका ने सावधानी से किताब को निकाला। किताब का आवरण गहरे भूरे रंग के चमड़े का था। कवर पर सुनहरे रंग से कुछ लिखा था, लेकिन समय के साथ वे अक्षर धुंधले हो गए थे। राधिका ने किताब को धीरे से झाड़ा और उसे खोलने लगी। किताब के पहले पन्ने पर सुंदर हस्तलेखन में लिखा था, अनुराधा की डायरी 1965। राधिका की सांसें रुक गईं। ये उसकी दादी की डायरी थी, उस समय की जब दादी महज 19 साल की रही होंगी। लेकिन इससे पहले कि राधिका डायरी के पन्ने पलटती, किताब के बीच से एक पीला पड़ा हुआ खत फिसलकर जमीन पर गिर गया। खत मुड़ा हुआ था और उस पर हल्के नीले रंग की स्याही से कुछ लिखा था। राधिका ने झुककर खत उठाया। कागज बहुत नाजुक हो गया था, जैसे वो किसी भी पल टूट जाएगा। उसने बहुत सावधानी से खत को खोला। खत पर तारीख लिखी थी 15 अगस्त 1965। खत में लिखा था, मेरी प्यारी अनुराधा, जब तुम ये खत पढ़ रही होगी तब शायद मैं बहुत दूर जा चुका होऊंगा। मुझे माफ करना कि मैं तुमसे मुंह देखकर अलविदा नहीं कह सका। कभी कभी जिंदगी हमसे वो फैसले करवा लेती है जो हम नहीं करना चाहते। पिताजी को दिल का दौरा पड़ा है और डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें तुरंत दिल्ली के बड़े अस्पताल में भर्ती करवाना होगा। मुझे परिवार के साथ जाना है। मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आ पाऊंगा या आ भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन अनुराधा, मैं तुमसे एक वादा करता हूँ। जो रहस्य मैंने तुम्हें उस शाम बताया था जब हम झील के किनारे बैठे थे, वो अब भी उसी जगह सुरक्षित है। बाजार के पास वाला पुराना बरगद का पेड़ याद है, जहाँ हम बचपन में खेला करते थे? वहीं मैंने एक चीज छुपाई है। जब सही समय आएगा, जब तुम्हें लगेगा कि अब तुम तैयार हो, तो वहां जाना। पेड़ की जड़ों में पूरब की तरफ तीसरी बड़ी जड़ के पास जमीन में थोड़ा खोदने पर तुम्हें एक लोहे का डिब्बा मिलेगा। उसमें मेरा दिल है, मेरी आत्मा है और तुम्हारे लिए मेरा प्यार है। मैं नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे दिल में हमेशा तुम्हारे लिए एक जगह रहेगी। अगर किस्मत ने साथ दिया तो हम फिर मिलेंगे, अगर नहीं तो मेरी यादों को अपने दिल में सजो कर रखना। हमेशा तुम्हारा, राजेश। पुनश्च, तुमने जो शाल मुझे बुनकर दी थी वो मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ। वो हमेशा मेरे पास रहेगी। राधिका का गला भर आया। उसने खत को फिर से पढ़ा। राजेश, ये नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। दादी ने कभी किसी राजेश का जिक्र नहीं किया था। राधिका उठी और किताब और खत को लेकर नीचे बैठक में आई। दादी अपनी कुर्सी पर बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। उनके बाल अब सफेद हो चुके थे और चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही चमक थी। दादी, राधिका ने धीरे से कहा, मुझे ऊपर वाले कमरे में ये मिला। जैसे ही अनुराधा की नज़र किताब और खत पर पड़ी, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने खत को अपने हाथों में लिया और बहुत देर तक उसे देखती रहीं। फिर अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजेश, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, इतने सालों बाद भी तुम्हारी याद इतनी ताज़ा है।
राधिका दादी के पास बैठ गई और उनका हाथ पकड़ लिया। दादी, राजेश कौन थे? आपने मुझे उनके बारे में कभी नहीं बताया। अनुराधा ने अपनी आंखें पोंछी और गहरी सांस ली। बेटा, कुछ यादें इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी कहानी बताऊं। दादी ने खिड़की से बाहर देखा, जहां बारिश की बूंदें अब और तेज हो गई थीं। ये 1960 की बात है। मैं तब 15 साल की थी। राजेश हमारे पड़ोसी थे। उनके पिता एक वकील थे और मेरे पिता एक शिक्षक। हम बचपन से साथ खेले थे। राजेश बहुत होशियार था। वो हमेशा क्लास में पहले आता था, लेकिन उसकी सबसे खास बात ये थी कि वो बहुत अच्छा इंसान था। गरीबों की मदद करता था, छोटे बच्चों को पढ़ाता था और हमेशा सबका ख्याल रखता था। राधिका ध्यान से सुन रही थी। दादी की आवाज में एक अलग ही मिठास आ गई थी। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमारी दोस्ती गहरी होती गई। राजेश को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वो मुझे भी किताबें लाकर देता था। हम घंटों बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर किताबों के बारे में बातें करते थे। फिर धीरे धीरे हमें एहसास हुआ कि हमारे बीच कुछ खास है। ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी, ये प्यार था। लेकिन उस जमाने में प्यार के बारे में खुलकर बात करना आसान नहीं था। दादी ने खत को फिर से देखा। 1965 की गर्मियों में 15 अगस्त से एक दिन पहले राजेश ने मुझसे कहा था कि उसे मुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हम शाम को झील के किनारे मिले। वहाँ उसने मुझसे कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। मैं बहुत खुश थी। मैंने भी अपने दिल की बात बताई। हमने तय किया कि हम अपने परिवार वालों से बात करेंगे, लेकिन राजेश ने कहा कि पहले वो कुछ साल नौकरी करके पैसे जमा करेगा, फिर औपचारिक रूप से मेरे घर रिश्ता लेकर आएगा। उस शाम उसने मुझे एक बात बताई थी। उसने कहा था कि उसके पास उसकी माँ का एक खास हार है। उसकी माँ का देहांत जब वो छोटा था तभी हो गया था। वो हार उसके पिताजी ने उसे दिया था और कहा था कि जब वो किसी लड़की से प्यार करेगा तो वो हार उसे देना। राजेश ने कहा था कि वो हार मेरे लिए है। राधिका की आंखें चमक उठी। तो क्या वो हार अब भी बरगद के पेड़ के नीचे छिपा होगा? हाँ बेटा, दादी ने कहा, अगर राजेश ने सच लिखा है तो वो हार अब भी बरगद के पेड़ के नीचे छिपा होगा। फिर क्या हुआ दादी? राधिका ने पूछा। दादी की आंखें फिर से भर आईं। 15 अगस्त की सुबह जब मैं उठी तो मुझे पता चला कि राजेश और उसका पूरा परिवार रात को ही शहर छोड़कर चला गया। उसके पिताजी को दिल का दौरा पड़ा था और उन्हें दिल्ली ले जाना पड़ा। राजेश ने किसी को कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं। मैं रोज उसका इंतजार करती थी, सोचती थी कि शायद वो कोई खत भेजेगा, कोई संदेश भेजेगा, लेकिन कुछ नहीं आया। महीने बीत गए, फिर साल। मेरे माता पिता को चिंता होने लगी। उन्होंने मेरी शादी की बात शुरू कर दी। 1967 में मेरी शादी तुम्हारे दादाजी से हो गई। वे एक अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। धीरे धीरे मैंने भी उन्हें प्यार करना सीख लिया। तुम्हारे पापा हुए, फिर तुम्हारी मौसी। जिंदगी आगे बढ़ती गई। लेकिन राजेश की यादें कभी मिटी नहीं। वे हमेशा मेरे दिल के एक कोने में रहीं। मैंने उसके बारे में कभी किसी से बात नहीं की, यहाँ तक कि तुम्हारे दादाजी से भी नहीं। राधिका ने दादी का हाथ और कसकर पकड़ लिया। दादी, क्या आपने कभी राजेश अंकल को ढूंढने की कोशिश की? दादी ने सिर हिलाया। कई बार सोचा, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। फिर सोचा कि अगर वो वापस आना चाहता तो आ गया होता। शायद उसकी भी शादी हो गई होगी, उसका भी परिवार होगा। मैं उसकी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहती थी। कुछ साल पहले एक पुराने दोस्त से पता चला कि राजेश दिल्ली में ही बस गया था। उसने वहाँ एक स्कूल खोला था। उसकी शादी नहीं हुई थी, वो अकेले ही रहता था और बच्चों को पढ़ाता था। फिर 2 साल पहले खबर आई कि उसका देहांत हो गया, कैंसर था। मेरे दोस्त ने बताया कि आखिरी समय में वो अक्सर नैनीताल की बातें करता था। ये सुनकर राधिका का दिल बैठ गया। ओह दादी, जिंदगी ऐसी ही होती है बेटा, दादी ने कहा। कभी कभी हमारी कहानियां पूरी नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे खूबसूरत नहीं होती। राजेश हमेशा मेरे दिल में रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे दादाजी हमेशा रहेंगे। राधिका ने दादी की ओर देखा। दादी, क्या हम उस बरगद के पेड़ के पास जा सकते हैं? शायद वो डिब्बा अब भी वहां हो। दादी ने एक पल सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाया। हाँ बेटा, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है। इतने सालों बाद शायद राजेश जो कुछ छोड़ गया था उसे देखने का समय आ गया है। अगले दिन रविवार था। सुबह की धूप निकल आई थी और बारिश रुक गई थी। राधिका और दादी तैयार होकर निकल पड़ी। बाजार के पास एक पुराना इलाका था, जहाँ कुछ पुराने घर और दुकानें थीं।
वहाँ एक विशाल बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें धरती में गहराई तक फैली हुई थीं और शाखाएं आकाश को छू रही थीं। पेड़ इतना पुराना था कि उसकी डालों से कई हवाई जड़ें नीचे लटक आई थीं। दादी ने पेड़ को देखा और मुस्कुरा दी। कितने साल हो गए यहाँ आए, लेकिन ये पेड़ बिल्कुल वैसा ही है जैसा था। राधिका ने खत निकाला और फिर से पढ़ा। पेड़ की जड़ों में पूरब की तरफ तीसरी बड़ी जड़ के पास। उन्होंने कंपास देखकर पूरब की दिशा की पहचान की, फिर वहां पहुंचकर जड़ों को गिनने लगी। पहली जड़, दूसरी जड़, तीसरी जड़। तीसरी जड़ के पास एक छोटा सा गड्ढा सा था जो सूखी पत्तियों और मिट्टी से भरा हुआ था। राधिका ने अपने बैग से एक छोटा बागवानी का औजार निकाला। उसने सावधानी से खोदना शुरू किया। कुछ देर बाद उसके औजार से धातु की आवाज आई। उसने और सावधानी से खोदा। वहां एक छोटा लोहे का डिब्बा था। जंग लग गई थी, लेकिन फिर भी वो मजबूत था। राधिका ने डिब्बे को बाहर निकाला और मिट्टी साफ की। दादी की सांसें तेज हो गई थीं। उनकी आंखों में उत्सुकता और घबराहट दोनों थी। राधिका और दादी एक पास की बेंच पर बैठ गईं। डिब्बे पर एक ताला लगा था, लेकिन वो इतना पुराना हो गया था कि आसानी से टूट गया। राधिका ने धीरे से डिब्बे का ढक्कन खोला। अंदर कुछ चीजें लिपटे हुए कपड़े में रखी थीं। सबसे ऊपर एक और खत था। दादी ने कांपते हाथों से खत उठाया और पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी अनुराधा, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें मेरा पहला खत मिल गया है। मुझे खुशी है कि तुम यहाँ तक आई। इस डिब्बे में मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो मेरे लिए सबसे कीमती थीं और जो मैं तुम्हें देना चाहता था। पहली चीज़ है मेरी माँ का हार। ये शुद्ध चांदी का है और बहुत पुराना है। मेरी दादी ने इसे मेरी माँ को दिया था और माँ ने मुझे। अब ये तुम्हारा है। दूसरी चीज़ है मेरी डायरी। इसमें मैंने वो सब लिखा है जो मैंने कभी तुमसे कहना चाहा लेकिन कह नहीं पाया। मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें, मेरा प्यार, सब कुछ। तीसरी चीज़ है कुछ तस्वीरें, हमारी बचपन की यादें। मुझे पता है कि तस्वीरें तुम्हें भी पसंद है। और आखिरी चीज़ है एक छोटी सी चाबी। ये चाबी मेरे घर के तहखाने की है। अगर कभी तुम दिल्ली आओ तो पता है कि पुराना घर अभी भी खड़ा है, 47 राजपुर रोड। तहखाने में एक संदूक है जिसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं तुम्हारे लिए रखना चाहता था। मुझे नहीं पता कि तुम ये कब बढ़ोगी, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद या कभी नहीं, लेकिन मुझे पता है कि अगर किस्मत में होगा तो ये खत तुम तक पहुंचेगा। अनुराधा, मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। अगर मैं वापस नहीं आ पाया और तुम किसी और से प्यार करती हो तो इसे अपनाओ। जिंदगी बहुत छोटी है कि बीते हुए कल में जिया जाए। आगे बढ़ो, मुस्कुराओ और खुश रहो। लेकिन कभी कभार मुझे याद करना, उस लड़के को जो तुमसे बेहद प्यार करता था और हमेशा करता रहेगा। सदा तुम्हारा, राजेश। 15 अगस्त 1965। दादी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। राधिका ने डिब्बे से बाकी चीजें निकाली। पहले एक मखमली थैली निकली। उसमें एक खूबसूरत चांदी का हार था। हार पर नाजुक काम था और बीच में एक नीलम जड़ा हुआ था। ये देखकर दादी की सांस रुक गई। ये वही हार है जिसके बारे में राजेश ने बताया था। उसकी माँ की तस्वीर में भी उन्होंने यही हार पहना था। फिर एक छोटी सी डायरी निकली। उसके पन्ने पीले पड़ गए थे, लेकिन लिखावट साफ थी। राधिका ने एक पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। आज अनुराधा ने मुझे एक किताब दी, टैगोर की कविताएं। उसे नहीं पता कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। कैसे बताऊं उसे? कभी कभी दिल में इतना कुछ होता है कि शब्द छोटे पड़ जाते हैं। राधिका ने दादी की ओर देखा। दादी मुस्कुरा रही थी। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। डायरी के बाद कुछ पुरानी तस्वीरें निकलीं, काले सफेद तस्वीरें जिनके किनारे पीले पड़ गए थे। एक तस्वीर में एक युवा लड़की और लड़का बरगद के पेड़ के नीचे खड़े थे, दोनों मुस्कुरा रहे थे। दूसरी तस्वीर में वही लड़की झील के किनारे बैठी किताब पढ़ रही थी। एक और तस्वीर में स्कूल की यूनिफॉर्म में कुछ बच्चे थे। उनमें से 2 चेहरे थोड़े साफ थे, अनुराधा और राजेश। आखिर में एक छोटी सी चाबी निकली, पुरानी पीतल की चाबी जिस पर एक टैग लगा था जिस पर लिखा था 47 राजपुर रोड, तहखाना। राधिका और दादी बहुत देर तक चुपचाप बैठी रहीं। हवा में पक्षियों की चहचहाहट थी और बरगद के पत्ते सरसरा रहे थे। दादी, राधिका ने धीरे से कहा, ये हार बहुत खूबसूरत है, आप इसे पहनेंगी? दादी ने हार को हाथ में लिया और उसे देखती रही। नहीं बेटा, ये अब इस उम्र में पहनने के लिए नहीं है, लेकिन इसे संभाल कर रखूंगी। ये राजेश की आखिरी निशानी है। दादी, क्या हम दिल्ली जा सकते हैं? राधिका ने पूछा।
उस पते पर, देखें कि वहाँ क्या है। दादी ने सोचा, बेटा राजेश गुजर चुके हैं, शायद वो घर भी अब किसी और का हो गया हो। लेकिन दादी, राजेश अंकल ने इतनी मेहनत से ये सब रखा था, शायद वहाँ कुछ ऐसा हो जो आपके लिए जरूरी हो। कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। दादी ने राधिका के उत्साह को देखा और मुस्कुरा दी। ठीक है, चलते हैं, लेकिन पहले मुझे कुछ और चीजें देखनी हैं। घर वापस आकर दादी ने अपनी पुरानी अलमारी खोली। उसमें से उन्होंने एक शॉल निकाली। ये हाथ से बुनी हुई ऊन की शॉल थी, जिस पर सुंदर डिजाइन बने हुए थे। मैंने ये शॉल राजेश के लिए बुनी थी, दादी ने कहा। उसने अपने खत में लिखा था कि वो इसे अपने साथ ले गया। मैंने इसकी जोड़ी बनाई थी अपने लिए। देखो, दोनों एक जैसी हैं। राधिका ने शॉल को छुआ। ये बहुत मुलायम थी और उसमें से हल्की सी पुरानी खुशबू आ रही थी। अगले हफ्ते राधिका और दादी ने दिल्ली जाने की तैयारी शुरू कर दी। राधिका ने पहले इंटरनेट पर 47 राजपुर रोड का पता खोजा। उसे पता चला कि ये जगह अब भी मौजूद है, हालांकि वो इलाका काफी बदल गया है। ट्रेन में बैठे हुए राधिका ने दादी को राजेश की डायरी के कुछ और पन्ने पढ़कर सुनाए। आज अनुराधा का जन्मदिन था। मैंने उसे एक किताब दी, गीतांजलि। उसने बहुत खुश होकर कहा कि ये उसकी पसंदीदा किताब है। मुझे लगता है कि हम दोनों की सोच कितनी मिलती है, जैसे हम एक दूसरे के लिए ही बने हों। एक और पन्ने पर लिखा था, पिताजी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्हें दिल्ली के बड़े अस्पताल में ले जाना होगा। मुझे डर लग रहा है, अनुराधा से दूर जाने का डर, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी भी है। काश जिंदगी इतनी सरल होती। दादी चुपचाप सुन रही थी। उनके चेहरे पर कई भाव आ जा रहे थे। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने एक होटल में कमरा लिया। अगली सुबह वे टैक्सी से राजपुर रोड की ओर निकल पड़ी। राजपुर रोड अब एक व्यस्त इलाका था। चारों ओर नई इमारतें, दुकानें और गाड़ियों का शोर। लेकिन जब वे 47 नंबर पर पहुंची तो वहां एक पुराना घर खड़ा था। ये घर आसपास की चमकदार इमारतों के बीच किसी पुरानी याद की तरह लग रहा था। घर की दीवारों पर पेंट उतर गया था और बगीचा उजाड़ पड़ा था, लेकिन घर की बनावट में एक खास सुंदरता थी। ऊंची छत, बड़े बड़े दरवाजे और लकड़ी की खिड़कियां। राधिका ने घर के गेट पर दस्तक दी। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग आदमी ने दरवाजा खोला। उनके बाल सफेद थे और चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में एक दयालुता थी। जी कहिए, उन्होंने पूछा। नमस्ते अंकल जी, मैं राधिका हूँ और ये मेरी दादी अनुराधा है। हम नैनीताल से आए हैं। क्या पहले यहाँ राजेश वर्मा रहते थे? बुजुर्ग की आंखें चमक उठी। राजेश भाई? हाँ, ये उनका घर था। मैं उनका छोटा भाई हूँ, सुरेश। आप अंदर आइए। अंदर जाकर उन्होंने एक साधारण से बैठक में जगह ली। सुरेश ने उन्हें चाय दी और बैठ गए। राजेश भाई 2 साल पहले गुजर गए। कैंसर था। आखिरी दिनों में वो अक्सर नैनीताल की बातें करते थे। एक नाम लेते थे, अनुराधा। दादी की आंखें भर आईं। सुरेश ने कहा, भाई साहब ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने में लगा दी। यहीं पर एक छोटा सा स्कूल चलाते थे, गरीब बच्चों के लिए। बहुत अच्छे इंसान थे। आखिरी दिनों में उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर कभी अनुराधा नाम की कोई महिला यहाँ आए तो उन्हें तहखाने की चाबी दे देना। उन्होंने कहा था कि वहाँ कुछ चीजें हैं जो उस महिला के लिए हैं। राधिका ने जल्दी से चाबी निकाली। हमारे पास चाबी है, राजेश अंकल ने इसे बहुत साल पहले छुपा कर रखी थी। सुरेश मुस्कुराए। तो आप वही अनुराधा हैं जिनका भाई साहब इंतजार कर रहे थे। चलिए, मैं आपको तहखाना दिखाता हूँ। वे घर के पिछले हिस्से में गए। वहाँ एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था जो नीचे की ओर जाता था। सीढ़ियाँ उतरकर वे एक छोटे से कमरे में पहुंचे। कमरे में एक खिड़की थी जिससे हल्की रोशनी आ रही थी। कमरे के बीच में एक लकड़ी का बड़ा संदूक रखा था। उस पर एक ताला लगा था। राधिका ने चाबी लगाई और ताला खुल गया। जब राधिका ने संदूक खोला तो सबसे ऊपर एक मोटा लिफाफा था जिस पर लिखा था, अनुराधा के लिए अंतिम पत्र। दादी ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर कई पन्ने थे, राजेश की सुंदर लिखावट में। मेरी सबसे प्यारी अनुराधा, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन मेरा प्यार, मेरी यादें हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। 1965 में जब मैं यहाँ आया तो मैंने तुम्हें खत लिखने की बहुत कोशिश की, लेकिन पिताजी की हालत बहुत खराब थी। उनका ऑपरेशन हुआ, फिर लंबा इलाज चला। मैं पूरी तरह से टूट गया था। जब तक पिताजी ठीक हुए 2 साल बीत गए। फिर मुझे पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई है। मुझे बहुत दुख हुआ,
लेकिन मैं समझ गया कि यही सही था। मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल देकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मैंने तय किया कि मैं अपनी जिंदगी को एक मकसद दूंगा। मैंने यहाँ एक छोटा सा स्कूल खोला उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई नहीं कर सकते थे। तुम्हें याद है हम कैसे बात करते थे कि शिक्षा ही समाज को बदल सकती है? मैंने वो सपना पूरा करने की कोशिश की। पिछले 50 सालों में मैंने हजारों बच्चों को पढ़ाया। कई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, शिक्षक बने। हर एक बच्चे में मुझे एक उम्मीद दिखती थी, एक बेहतर कल की उम्मीद। लेकिन अनुराधा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, तुम्हारी याद कभी मेरे दिल से नहीं गई। हर मौसम, हर त्योहार, हर खुशी के पल में तुम्हारी कमी खलती रही। रात को जब तारे देखता था तो सोचता था कि क्या तुम भी यही तारे देख रही हो? इस संदूक में मैंने वो सब चीजें रखी हैं जो मैंने तुम्हारे लिए इकट्ठी की। हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हारे लिए खत लिखता था। वो सारे खत यहाँ हैं। मैंने कभी उन्हें भेजा नहीं, लेकिन लिखने से मुझे लगता था कि तुम मेरे पास हो। तुम्हें याद है तुम्हें टैगोर की कविताएं पसंद थी? मैंने उनकी सारी किताबें इकट्ठी की, वे भी यहाँ हैं। हर किताब के पहले पन्ने पर मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है। और हाँ, वो शॉल जो तुमने मुझे दी थी वो मेरे साथ हमेशा रही। मैंने उसे बहुत संभाल कर रखा, वो भी इस संदूक में है। अनुराधा, अगर जिंदगी में दोबारा मौका मिले तो मैं फिर से तुम्हें ही चुनूंगा। तुम मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं थी, तुम मेरी प्रेरणा थी, मेरी ताकत थी, मेरा सपना थी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरी रही होगी। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें प्यार मिला, सम्मान मिला और वो सब खुशियां मिली जिनकी तुम हकदार थी। अलविदा मेरी प्यारी अनुराधा, अगले जन्म में मिलेंगे और उस जन्म में हम साथ रहेंगे, ये मेरा वादा है। सदा तुम्हारा, राजेश। लिखा गया 10 मई 2023, मेरे अंतिम दिनों में। दादी रो रही थी, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे, ये भावनाओं का एक मिश्रण था। प्यार, याद, कृतज्ञता और शांति। संदूक में और भी बहुत कुछ था। 50 से ज्यादा खत थे, हर साल के जन्मदिन पर लिखे गए। टैगोर की किताबों का एक पूरा सेट था। हर किताब में राजेश ने अनुराधा के लिए कुछ लिखा था। एक किताब में लिखा था, अनुराधा, ये कविता मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। तुम मेरे गीत हो, मेरी कविता हो, मेरी धड़कन हो। वो शॉल भी थी जो अनुराधा ने राजेश को दी थी। राजेश ने उसे इतनी सावधानी से रखा था कि वो अभी भी नई जैसी लग रही थी। संदूक में कुछ तस्वीरें भी थीं। राजेश अपने स्कूल में बच्चों के साथ, राजेश किताबें पढ़ते हुए, राजेश अपने घर के बगीचे में। हर तस्वीर में उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक खालीपन भी दिखता था। सुरेश ने कहा, भाई साहब ने अपनी वसीयत में लिखा था कि अगर अनुराधा जी कभी आए तो ये सब उनका है और ये घर भी। दादी चौंक गई। घर? लेकिन? हाँ, सुरेश ने कहा, भाई साहब ने वसीयत में साफ लिखा था। उन्होंने कहा था कि ये घर अनुराधा जी का हो और उनकी इच्छा हो तो इसे स्कूल के लिए इस्तेमाल करें। दादी ने राधिका की ओर देखा। बेटा, क्या सोचती हो? राधिका की आंखों में एक चमक आई। दादी, क्यों ना हम यहाँ राजेश अंकल के स्कूल को फिर से शुरू करें, आपके और उनके नाम पर, अनुराधा राजेश शिक्षा केंद्र। दादी ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुरा दी। हाँ बेटा, मुझे लगता है कि यही सही होगा। राजेश की यादों को जीवित रखने का यही सबसे अच्छा तरीका है। अगले कुछ महीनों में राधिका और दादी ने मिलकर घर को फिर से तैयार किया। उन्होंने कमरों को क्लासरूम में बदला, एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई और बच्चों के खेलने के लिए बगीचा ठीक किया। राधिका दिल्ली में ही रहने लगी और स्कूल को चलाने लगी। दादी साल में कुछ महीने दिल्ली आती और बच्चों को कहानियां सुनाती। स्कूल के दरवाजे पर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, अनुराधा राजेश शिक्षा केंद्र, जहां प्यार और शिक्षा का मिलन है। स्थापित 1965 राजेश वर्मा द्वारा, पुनः स्थापित 2025 अनुराधा और राधिका द्वारा। एक साल बाद स्कूल के उद्घाटन समारोह का दिन आया। बहुत सारे बच्चे आए, उनके माता पिता आए और इलाके के लोग भी आए। दादी ने फीता काटा और कहा, ये स्कूल उस इंसान की याद में है जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए जी। राजेश वर्मा सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, वे एक सपना थे, एक उम्मीद थे। समारोह के बाद राधिका और दादी स्कूल के बगीचे में बैठी। शाम का समय था और आसमान में नारंगी रंग फैल रहा था। दादी, राधिका ने कहा, क्या आपको लगता है कि राजेश अंकल खुश होंगे ये देखकर? दादी ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा दी। हाँ बेटा, मुझे पक्का यकीन है कि वह कहीं से हमें देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। दादी, आपकी और राजेश अंकल की कहानी अधूरी थी, लेकिन इसका अंत सुंदर है।
दादी ने राधिका का हाथ पकड़ा। बेटा, जिंदगी में हर कहानी का परंपरागत अंत नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब साथ रहना नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब होता है एक दूसरे को अपने दिल में जिंदा रखना, उनके सपनों को पूरा करना और उनकी यादों को सम्मान देना। राजेश और मैं शायद साथ नहीं रह पाए, लेकिन हमारा प्यार कभी मरा नहीं। वो इस स्कूल में जिंदा है, उन बच्चों की मुस्कान में जिंदा है जो यहाँ पढ़ेंगे, और उन सपनों में जिंदा है जो ये बच्चे देखेंगे। राधिका की आंखें भर आईं। ये सच में बहुत खूबसूरत है दादी। और बेटा, तुमने मुझे ये मौका दिया। तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारे प्यार और तुम्हारी हिम्मत ने इस अधूरी कहानी को एक नया मकसद दिया। हफ्तों बाद एक दिन स्कूल में एक बुजुर्ग महिला आई। उनके साथ एक जवान लड़की थी। नमस्ते, उन्होंने कहा। मैं मीरा हूँ। मैंने 1970 में राजेश सर से पढ़ाई की थी। मैंने अखबार में आपके स्कूल के बारे में पढ़ा। मैं अपनी पोती को यहाँ दाखिल करवाना चाहती हूँ। उसके बाद और भी लोग आने लगे। कुछ राजेश के पुराने छात्र थे, कुछ उनके परिवार के सदस्य थे। सबके पास राजेश की कोई ना कोई याद थी, कोई ना कोई कहानी थी। एक आदमी ने बताया, राजेश सर ने मेरी फीस माफ कर दी थी जब मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था। उन्होंने मुझे किताबें भी दी। आज मैं एक इंजीनियर हूँ, सब उनकी वजह से। एक महिला ने कहा, राजेश सर ने मुझे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जब समाज कह रहा था कि लड़कियों को पढ़ाई की जरूरत नहीं। आज मैं एक डॉक्टर हूँ। हर कहानी सुनकर दादी को एहसास हुआ कि राजेश ने वाकई एक बड़ी विरासत छोड़ी थी। वे सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, वे एक प्रेरणा थे। राधिका ने एक दीवार पर गुरु की दीवार बनाई, जहां राजेश की तस्वीरें और उनके बारे में कहानियां लगाई गई। उस दीवार के बगल में एक और दीवार थी, सपनों की दीवार, जहां बच्चे अपने सपने लिखते थे। एक शाम जब स्कूल बंद हो गया था और सब चले गए थे, दादी अकेली लाइब्रेरी में बैठी थी। उनके हाथ में राजेश की वो डायरी थी जो उन्हें बरगद के पेड़ के नीचे मिली थी। उन्होंने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। वहां राजेश ने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले लिखा था, आज मुझे डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अजीब बात है, मुझे डर नहीं लग रहा। शायद इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी अच्छे से जी। अनुराधा, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मुझे खुशी होगी। नहीं इसलिए कि मैं चाहता था कि तुम मेरे बारे में जानो, बल्कि इसलिए कि शायद ये तुम्हें कुछ सुकून देगा। मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मेरी जिंदगी खाली नहीं थी। तुम्हारा प्यार भले ही दूर से मुझे ताकत देता रहा। हर बच्चे को पढ़ाते हुए मैं सोचता था कि शायद तुम भी ऐसे ही किसी बच्चे को पढ़ा रही होगी। जिंदगी ने हमें साथ नहीं रहने दिया, लेकिन हमारे सपने एक थे, और शायद यही सबसे बड़ा साथ है, सपनों का साथ। मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम हमेशा मुस्कुराओ, दुनिया को अपनी मुस्कान से रोशन करो, जैसे तुमने मेरी जिंदगी को रोशन किया था। और हाँ, अगर अगले जन्म में मिले तो मैं फिर से तुम्हें किताबें लाऊंगा, फिर से तुम्हारे साथ बरगद के पेड़ के नीचे बैठूंगा और फिर से तुमसे प्यार करूंगा। तब तक के लिए अलविदा मेरी रानी, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। सदैव तुम्हारा, राजेश। दादी ने डायरी बंद की और उसे अपने दिल से लगा लिया। उन्हें लगा जैसे राजेश वहीं कहीं है, उनके पास, मुस्कुरा रहे हैं। आज कई साल बाद अनुराधा राजेश शिक्षा केंद्र एक फलता फूलता स्कूल है। सैकड़ों बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। कई बच्चे जो यहाँ से पढ़े अब खुद शिक्षक बन गए हैं। राधिका ने राजेश और अनुराधा की कहानी एक किताब में लिखा है। किताब का नाम है पुरानी किताब का रहस्य और खोया हुआ खत। ये किताब स्कूल की लाइब्रेरी में रखी है और हर नया छात्र इसे पढ़ता है। दादी अनुराधा अब 90 साल की हो गई हैं। वे अब भी कभी कभी स्कूल आती हैं और बच्चों को कहानियां सुनाती हैं। उनके गले में राजेश की माँ का वो चांदी का हार हमेशा रहता है। स्कूल के बगीचे में अब एक नया बरगद का पेड़ लगाया गया है। उसके नीचे एक बेंच है जिस पर लिखा है, प्यार कभी नहीं मरता, वो सिर्फ रूप बदलता है। अनुराधा और राजेश की याद में। हर शाम जब सूरज ढलता है, राधिका उस बेंच पर बैठती है और आसमान को देखती है। उसे लगता है कि कहीं दूर किसी तारे पर दादी और राजेश अंकल साथ बैठे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और धरती पर अपने सपनों को पूरा होते देख रहे होंगे। और इस तरह एक प्यार की कहानी जो अधूरी रह गई थी, एक नए रूप में पूरी हुई। न साथ रहने के रूप में, बल्कि एक मकसद के रूप में, एक विरासत के रूप में और हजारों बच्चों के सपनों के रूप में। क्योंकि सच्चा प्यार वही है जो खुद से बड़ा हो, जो दूसरों की जिंदगी को छू सके और जो समय की सीमाओं को पार कर जाए। राजेश और अनुराधा की कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी हमेशा हमारी योजनाओं के अनुसार नहीं चलती, लेकिन अगर हम प्यार और मकसद के साथ जिए तो हमारी कहानी हमेशा सुंदर रहती है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो
तो लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही खूबसूरत कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।